Hello students, good morning to all of you. Today we will discuss about next topic of production functions and returns to a factors. हम production functions के बारे में स्टडी कर रहे थे, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत सारे डायग्राम्स हैं, बहुत कुछ सीखने को मिला इस चैप्टर के अंदर, कुछ नया क्या है स्टडी से बिल्कुल नया है। इकोनॉमिक्स इसलिए इंटरेस्टेड होती है क्योंकि इसमें हमेशा हर चैप्टर के अंदर कुछ ना कुछ नए कॉन्सेप्ट्स आते हैं जो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड हैं, जो हमें सीखने को मिलते हैं। तो आज हम वो इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक करने वाले हैं। अगर इंटरेस्ट के साथ पढ़ोगे तो बहुत इजी आपको समझ आ जाएगा, अगर इंटरेस्ट नहीं लोगे तो समझ नहीं आने वाला। ठीक है, तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस। तो अभी तक हम केवल स्टडी कर रहे थे प्रोडक्शन फंक्शंस की। इसमें जो नेक्स्ट स्टेप है ना हमारा, क्या, रिटर्न टू अ फैक्टर्स। क्या है? रिटर्न टू अ फैक्टर्स। तो ये कहां से आया? देखो प्रोडक्शन फंक्शंस मैंने केवल यही सीधा क्यों लिख दिया, क्योंकि हमारे टॉपिक की लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन है। वैसे तो जो हमारा प्रोडक्शन फंक्शन है, मैंने शुरू में ही आपको बताया था कि जो प्रोडक्शन फंक्शंस है ये टू टर्म्स के अंदर होता है। कौन कौन सा टर्म्स होता है इसका? एक तो होता है शॉर्ट रन और एक होता है लॉन्ग रन। ये तो टू टर्म्स बताए थे आपको। कौन कौन सा है? शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन, लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शंस का मतलब है व्हेन आउटपुट इंक्रीज विद द हेल्प ऑफ ओनली वेरिएबल फैक्टर। जहां केवल वेरिएबल फैक्टर्स को ही लगाकर आउटपुट को इंक्रीज किया जा सकता है। बट लॉन्ग रन के अंदर क्या होता है कि आउटपुट कैन बी इंक्रीज विद द हेल्प ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स एज वेल एज फिक्स। यहाँ दोनों के अंदर चेंज हो सकता है। तो यहीं से इस प्रोडक्शन फंक्शंस के यहीं से ही दो लॉ बन गए। एक तो लॉ हो गया किसके रिगार्डिंग? लॉ बना है शॉर्ट रन के रिगार्डिंग, और एक बना लॉन्ग रन के रिगार्डिंग। तो जो शॉर्ट रन के अंदर जो लॉ हमारा बना उसको हमने नाम दे दिया रिटर्न टू अ फैक्टर्स। रिटर्न टू अ फैक्टर इट मींस कि एक फैक्टर्स का रिटर्न, तो एक ही फैक्टर चेंज हो रहा है ना, वेरिएबल फैक्टर, तो उसके चेंज होने से आने वाला जो रिटर्न है। जो लॉन्ग रन है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस के अंदर जो हमारा लॉ है कौन सा? लॉन्ग रन के लिए है, इसको हम बोलते हैं रिटर्न टू अ स्केल। रिटर्न टू अ स्केल। स्केल का मतलब है कि उस प्रोडक्शन का एरिया ही चेंज हो जाना। जैसे कि पहले कंपनी का एक प्लांट था, अब कंपनी के दो प्लांट हो गए। ठीक है, दो प्लांट हो गए तो नई मशीनरीज आ गई। जब प्लांट बदला है, जब न्यू प्लांट लगाया है, न्यू मशीनरी लगाई है कंपनी ने, तो न्यू लेबर अपॉइंट कर ली। ये जब क्या किया, न्यू प्लांट लगाया कंपनी ने, न्यू मशीनरीज मंगाई है, तो क्या किया उसने? न्यू लेबर अपॉइंट किया है। बट यहाँ ना तो नया प्लांट लगाया, ना ही नई मशीनरी लगाई, केवल क्या कर दिया, पहले काम था वो एक शिफ्ट में होता था, अब दो शिफ्ट में कर दिया, दो शिफ्ट में काम होता, तीन शिफ्ट के अंदर काम हो गया है। इट मींस क्या, केवल लेबर को बढ़ाया है, तो यहाँ पर क्या किया, सभी को बढ़ा दिया। तो यहाँ केवल एक फैक्टर से मिलने वाला रिटर्न, इसलिए इसका नाम पड़ गया रिटर्न टू अ फैक्टर। और यहाँ स्केल का ही चेंज हो गया। इट मींस नया प्लांट, नई मशीनरी, नई कंपनी बन रही है, उससे आने वाला रिटर्न, तो वो क्या कहलाएगा? रिटर्न टू अ स्केल। बट हमारे जो सिलेबस है, सिलेबस के अंदर केवल हमें स्टडी क्या करना है? रिटर्न टू अ फैक्टर ही स्टडी करना है। केवल किसका स्टडी करना है? किसकी स्टडी करनी है? रिटर्न टू अ फैक्टर्स की स्टडी करनी है। और रिटर्न टू अ फैक्टर्स का ही दूसरा नाम क्या है? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। रिटर्न टू फैक्टर्स के दूसरा नाम क्या है? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस। की जो वेरिएबल है हमारे, प्रोपोर्शंस के अंदर चेंज आने से क्या फर्क पड़ेगा। तो प्रोडक्शंस के कॉन्सेप्ट हमने जान लिए, टीपी, एमपी, एपी। अगर ये सभी को पता है तो बहुत अच्छी समझ आ जाएगा टीपी क्या है, एपी क्या है और एमपी क्या है। अब हम इसका मीनिंग देखते हैं। सबसे पहले लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन स्टेट दैट as more and more of the variable factor, जब भी क्या किया जाता है, more and more, it means ज्यादा से ज्यादा of the variable factor, जब variable factor it means labor combined with fixed factor, fixed factor के साथ ज्वाइन किया जाता है, तो MP of variable factor, जो variable factor है उसका जो MP है में initially rise, शुरू में तो बढ़ेगा। it means MP क्या था? additional output था। एमपी क्या था? एडिशनल आउटपुट। शुरू में तो एडिशनल आउटपुट बढ़ेगा। फिर ये कह रहा है इवेंचुअली अ सिचुएशन, फिर एक ऐसी सिचुएशंस आती है, मस्ट कम आती है, व्हेन एमपी ऑफ द वेरिएबल फैक्टर स्टार्ट डिक्लाइनिंग। फिर जो एमपी
एडिशनल आउटपुट है वो डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाता है, गिरना स्टार्ट हो जाता है। एमपी में अल्टीमेटली बिकम जीरो इवन नेगेटिव, और इतना गिर जाता है एमपी मार्जिनल प्रोडक्ट एडिशनल आउटपुट इतना गिर जाता है कि जीरो होकर भी जीरो तक भी नहीं ठहरता, और लास्ट कहां जाता है, वो नेगेटिव में चला जाता है। तो इट मींस लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस क्या हुआ कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस तो वो है जैसे जैसे क्या किया जाता है, वेरिएबल फैक्टर्स को फिक्स फैक्टर के साथ इतना कंबाइन किया जाएगा, जो एडिशनल आउटपुट है शुरू में बढ़ता है, फिर वो डिक्लाइन होता है, डिक्लाइन होकर अल्टीमेटली कहां पहुंच जाता है, वो जीरो और नेगेटिव पर पहुंच जाता है। कहां पहुंच जाता है, जीरो और नेगेटिव के अंदर पहुंच जाता है। इट मींस इसके फिर तो 3 फेजेस हो गए। क्या हो गए इसके, 3 फेजेस, 3 phases of return to a factor, return to a factor। अब ये 3 phases क्या क्या हैं, तो फर्स्ट फेज में है when TP increase at increasing rate। जब TP इंक्रीजिंग रेट से क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो MP also इंक्रीज। एमपी क्या होगा, एमपी भी इंक्रीज होगा। सेकंड फेज क्या होता है, व्हेन टीपी इंक्रीज एट डिक्रीजिंग रेट। जब टीपी क्या होगा, डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होगा। टीपी यहां बढ़ भी रहा है, बट किस रेट से बढ़ रहा है, डिक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है, घटती दर से बढ़ रहा है। इट मींस एमपी विल बी फॉल, एमपी क्या होगा, गिर जाएगा, मार्जिनल प्रोडक्ट हमारा गिर जाएगा। और जो थर्ड फेज होता है व्हेन टीपी स्टार्ट डिक्लाइनिंग, टीपी भी एक स्टेज में आगे क्या होना स्टार्ट हो जा रहा है, डिक्लाइन, गिर रहा है, तो एमपी बिकम नेगेटिव। एमपी जो एडिशनल आउटपुट है वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ये 3 फेजेस है किसके, रिटर्न टू अ फैक्टर्स की, जिसमें इस फेज को हम बोलते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न टू अ फैक्टर। क्या बोलते हैं, इंक्रीजिंग रिटर्न टू अ फैक्टर्स। ये होता है इंक्रीजिंग रिटर्न टू अ फैक्टर्स। इस फेज को हम बोलते हैं डिमिनिशिंग डिक्रीजिंग रिटर्न टू अ फैक्टर्स। और जो हमारा लास्ट फेज होता है इसको हम बोलते हैं नेगेटिव रिटर्न टू अ फैक्टर्स। क्या होता है, नेगेटिव रिटर्न टू अ फैक्टर्स। बेटे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको प्रोडक्शंस में ये फेजेस समझ नहीं आए, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन समझ नहीं आया, इसके बाद जो चैप्टर हमारे कॉस्ट रिवेन्यू, कौन से, कॉस्ट रिवेन्यू, वो जस्ट इसके अपोजिट है। जब आप सीधा नहीं समझोगे तो अपोजिट आपको समझ कैसे आएगा। तो ये वहां पर हर बार, हर क्वेश्चंस, हर डायग्राम, हर मीनिंग के अंदर इसी का ही एक्सप्लेनेशंस होगा कि ड्यू टू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, ड्यू टू इंक्रीजिंग रिटर्न टू अ फैक्टर, ड्यू टू डिक्रीजिंग रिटर्न टू अ फैक्टर। तो इन चीजों को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ हमने क्या स्टडी किया अभी कि वेरिएबल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस क्या है, when more and more variable factors combine with fixed factors, so firstly MP will be increasing, eventually a situation must come when MP start declining, and last क्या था, MP may be ultimately become zero or even negative। बाद में क्या हो जाता है, नेगेटिव। 3 फेजेस होते हैं किसके, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस के 3 फेजेस हैं, जिसमें कैसा है, सबसे पहले when TP increase at increasing rate, शुरू में TP इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होता है, जब TP इंक्रीजिंग रेट से बढ़ता है तो MP क्या होगा, इंक्रीज। ध्यान रखना ये रेट, जब भी TP इंक्रीज होगा इंक्रीजिंग रेट से तो MP इज आल्सो इंक्रीज, MP भी बढ़ेगा। when TP increase at decreasing rate, और जब TP डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होगा
होगा तो एमपी क्या होगा, फॉल, एमपी गिरेगा। एंड थर्ड, व्हेन टीपी स्टार्ट डिक्लाइनिंग, और जब टीपी गिर रहा होगा उस टाइम एमपी क्या हो जाएगा, नेगेटिव। इसके तीन फेज निकल कर आते हैं, इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर, डिक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर, नेगेटिव रिटर्न टू फैक्टर्स। अब हम इसको स्टडी करते हैं एक शेड्यूल और डायग्राम के थ्रू, एक्चुअली में ये होता क्या है। अब यहाँ पर इसको एक शेड्यूल और डायग्राम के थ्रू हम स्टडी करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल देखो, यहाँ मैंने बताया था लॉ ऑफ वेरिएबल के अंदर वेरिएबल फैक्टर्स को वन बाय वन क्या किया जाएगा, यूज किया जाएगा कंबाइंड विद फिक्स फैक्टर। इट मींस यहाँ हमें सबसे पहले क्या लेने होंगे, फिक्स फैक्टर्स, वहां पर यूज क्या करने होंगे, वेरिएबल फैक्टर्स। ये मान लेते हैं कि यहाँ ये 1 हेक्टेयर लैंड है, इस लैंड के ऊपर हमें क्या करना है, वन बाय वन लेबर का यूज करना है। 1 2 ये हमने क्या कर ली, हर बार हमारी 1 हेक्टेयर लैंड की है। वेरिएबल फैक्टर, जब एक लेबर लगाई तो उसने इतना काम किया। जब एक हमने क्या लगाई, लेबर लगाई है, लेबर ने कितना काम किया ये, तो टीपी जो टोटल प्रोडक्शन केवल कितने का हुआ, 2 का। टोटल प्रोडक्शन कितने का हुआ है, 2 का, क्योंकि कंप्लीट लैंड के ऊपर 1 लेबर तो सफिशिएंट नहीं है। फिर हमने क्या किया, 2 लेबर लगाई, उन लेबर ने आकर यहाँ पर 2 ने काम कितने का किया, 5 का। देखो जब 2 लेबर लगेंगी तो प्रोडक्शन तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। फिर हमने देखा कि अभी भी लैंड कैसे हमारे आइडल पड़ी हुई है, कंप्लीट लैंड का यूज नहीं किया जा रहा। हमने थर्ड लेबर फिर अपॉइंट कर दी, थर्ड लेबर लगाई है, तब प्रोडक्शन हमारा बढ़कर कितना आया, यहाँ 9 का प्रोडक्शन आया। कितने का आ गया, 9 का। फिर हमने फोर्थ लेबर लगाई, क्योंकि हमने कंप्लीटली लैंड को क्या करना है, एक्वायर करना है। तो जब हमारी फोर्थ लेबर आई, फोर्थ लेबर ने आकर काम कितने का किया, 12 का। अब यहाँ फिफ्थ देखो, 1 2 3 4 और 5, ये 5 लेबर ने, फिफ्थ जब लेबर आई हमारी, उसने कितना प्रोडक्शन बढ़ाया हमारा यहाँ से। अब ये क्या, यहाँ पर कितना बढ़ गया, 40। कंप्लीट लैंड क्या हो चुकी है, एक्वायर हो चुकी है। अब यहाँ पर हमें किसी भी लेबर की जरूरत नहीं है। बट जो हमारी इंडियन टेंडेंसी का है, या फिर हमने ह्यूमन बीइंग्स की टेंडेंसी है, वो ये कहती है कि जितने ज्यादा पर्सन्स काम करेंगे उतना ज्यादा हमारा प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। बट ऐसा नहीं होता। अब हमने 6 लेबर और अपॉइंट कर दी, यहाँ कर दी। फिर देखो यहाँ लैंड का कंप्लीट यूटिलाइजेशन हो रहा है, प्रोडक्शन जितना देना था फुल का यूटिलाइजेशन हो रहा है। तो जितनी कैपेसिटी थी 14 की, वो पूरा यूटिलाइजेशन हो रहा है, और उतना क्या क्या निकाला जा रहा है, प्रोडक्शन भी निकाला जा रहा है। 6 लेबर आ गई, वो आकर यहाँ बैठ गई, यहाँ लेबर आकर बैठ गई, तो क्या प्रोडक्शन बढ़ सकता है, बिल्कुल भी नहीं बढ़ सकता। प्रोडक्शन के अंदर कोई चेंज नहीं आया, प्रोडक्शन एज इट इज है। जो 5 पर था 14, वही 6 पर कितना है, 14 है। कहते हैं एक और लेबर बढ़ाकर देखो क्या प्रोडक्शन बढ़ जाए। अब यहाँ जब 2 बंदे बाहर बैठे हुए हैं और 5 बंदे अंदर काम कर रहे हैं, तो क्या प्रोडक्शन होगा, ये 5% क्या काम कर पाएंगे इनको देखकर, बिल्कुल नहीं होगा। जब ये 2 बाहर बैठे हैं तो ये 5 यहाँ काम नहीं कर पाएंगे। जब काम नहीं करेंगे तो प्रोडक्शन पहले बहुत अच्छे से काम कर रहे थे, क्यों, क्योंकि सभी को सबका वर्क क्या किया गया था, डिस्ट्रीब्यूट किया गया था, सब अपने वर्क में क्या थे, बिजी थे। बट ये तो जो बेकार के बैठे हुए हैं, इनको देखकर ये बंदे काम करना नहीं चाहेंगे, और नहीं चाहेंगे तो अब प्रोडक्शन बढ़ेगा, कम होगा, गिरेगा। क्यों, क्योंकि अब यहाँ पर जो सफिशिएंट ये 2% बाहर बैठे हुए, तो देखो इनका भी करते, ये भी बाहर जाकर बैठेंगे, क्या होगा, फिर प्रोडक्शन बढ़ने की बजाय कम हो जाएगा। 7 जैसे लेबर लगाई, प्रोडक्शन बढ़ा तो नहीं, लेकिन प्रोडक्शन क्या होगा, रिड्यूस होगा। ये ही टेंडेंसी, यही होता है हमेशा कि टोटल प्रोडक्शन शुरू में तो बढ़ता है, लेकिन एक स्टेज ऐसे आती है जो जितनी कैपेसिटी है उस मशीनरी की, उस लैंड की जितनी कैपेसिटी है, कैपेसिटी से तो ज्यादा प्रोडक्शन इंक्रीज हो ही नहीं सकता। जब होगा नहीं प्रोडक्शन इंक्रीज, तो कैसे प्रोडक्शन बढ़ेगा। टीपी आ गया। अब इस टीपी से हमने क्या निकाला, एपी। एपी सभी जानते हैं कैसे कैलकुलेट किया जाता है, टीपी अपॉन एल। टीपी अपॉन एल, तो 2 अपॉन 1 2, 5 अपॉन 2 2.5, 3 9 upon 3 3, 12 upon 4 3, 14 upon 5 2.8, 14 upon 6 2.3, 12 upon 7 1.7। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है यहाँ पर, एमपी, मार्जिनल प्रोडक्ट, एडिशनल आउटपुट। देखो जब 1 एक्स्ट्रा यूनिट्स को यूज किया, जैसे ही एक्स्ट्रा लेबर यूज की, प्रोडक्शन कितना बढ़ गया, 2 से 5 बढ़ गया। फिर कितना
कितना बढ़ा है 4, इट मींस मैं यहाँ मांगी 2 ही था, 2 3 4, उसके बाद कितना हुआ 3, फिर कितना हुआ 2, यहाँ 0 और ये नेगेटिव। तो जो देखो फर्स्ट केस, जब आउटपुट बढ़ा है एमपी इंक्रीज हुआ है, एमपी 2 3 4 इंक्रीज हुआ है, तो ये कौन सा फेज है, इंक्रीज रिटर्न टू फैक्टर्स, कौन सा फेज है, इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर, बिकॉज हियर टीपी इंक्रीज एट इंक्रीजिंग रेट, here TP increase at increasing rate, MP also increase, this phase is decreasing return to a factor, कौन सा phase है ये, decreasing return to a factor, because यहाँ पर TP increase at decreasing rate, यहाँ TP increase तो हो रहा है बट किस रेट से हो रहा है, decreasing रेट से, यहाँ MP 0, TP maximum, when MP negative तो TP start declining, तीनों फेजेस हो गए। अब हम इसको देखते हैं थ्रू द डायग्राम, इसको देखते हैं थ्रू द डायग्राम। ओवर्स ओवर, यहां हमने ले लिया टीपी और ये है हमारी लेबर, ओएक्स ओवाई, यहां हमने लिया एमपी और ये है हमारी लेबर, 1 2 3 4 5 6 and 7, 1 2 3 4 5 6 and 7। टीपी टोटल प्रोडक्शन हमारा लास्ट कितना है 14 का, 2 का डिफरेंस ले लें, 2 4 8 10 12 14 16। जब लेबर 1 यूज की तो हमारा टोटल प्रोडक्शन कितना था 2, जब 2 लेबर यूज किया तो टोटल प्रोडक्शन कितना है 5, कितना है यहाँ 5, 3 पर कितना है 9, 3 पर कितना है 9, 4 पर प्रोडक्शन कितना है 12, 5 पर कितना है 14, 6 पर भी कितना है 14 और 7 पर कितना है फिर 12। ये क्या बन गया टीपी, क्या बन गया हमारा टीपी, टीपी टोटल प्रोडक्ट। एमपी जब 1 लेवल का यूज किया जा रहा है तो एमपी कितना है हमारा यहाँ 2, फिर 2 4 6 8, 1 लेवल का यूज किया गया 2, सेकंड का यूज किया है तो कितना है 4, 3 का यूज किया गया है 2 सॉरी इस पर कितना है 3 है, 2 पर 3, 3 पर कितना है 4, फिर कितना है 2, फिर यहाँ पर कितना है 0 और यहाँ 9, ये क्या हमारा एमपी, क्या हो गया एमपी। देखो इस वाले फेज के अंदर खड़ा है फर्स्ट फेज, ये मैक्सिमम है, ये सेकंड और ये थर्ड। When MP increase, यहाँ MP क्या हो रहा है continuous increase, when MP increase, TP increase at increasing rate, TP increase at increasing rate, MP fall, MP क्या हो रहा है यहाँ fall हो रहा है, TP increase at diminishing rate, TP increase at diminishing rate, और when MP 0, TP maximum, MP 0, TP maximum, MP fall, सॉरी MP नेगेटिव और TP फॉल, तीनों फेजेस क्लियर हो गए इसके अंदर, हमें तीनों फेजेस हो गए। तो आज केवल आपको क्या करना है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस है उसका मीनिंग याद होना चाहिए, उसके तीनों फेजेस, शेड्यूल और डायग्राम को कम से कम 2 से 3 बार खुद से बनाकर देखना है, और आगे की जो फर्दर स्टडी है नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। समझ नहीं आता है, डायग्राम नहीं बनता है तो मेरे पर्सनल जो मेरे व्हाट्सएप नंबर है उसके ऊपर मैसेज के थ्रू या कॉल के थ्रू पूछ सकते हो कि डायग्राम को कैसे फ्रेम किया जाए, ठीक है।